दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव श्रीयाणी में। दोस्तों शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड लेवल सेकंड 6 से 8 सामाजिक अध्ययन का ये जो अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक है, इसका पूरा सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाया जा रहा है। और इसी क्रम के अंदर आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय विकास। इकोनॉमिक्स के अधिकतर क्या लगभग सारे ही टॉपिक करवा दिए हैं, ये एक टॉपिक बच रहा था और इस टॉपिक को मैं चाह रहा था कि अपने वन लाइनर बुक के माध्यम से साथ में और करवाऊंगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। और एक मैंने 15-20 मिनट का एक वीडियो और जारी किया था जिसके अंदर ये जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनआई वगैरह की जो अवधारणाएं हैं वो सारी मैंने क्लियर करवाई थी। याद करने के उद्देश्य से वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, क्या होती है। सबसे पहले हम आंसर की बात करेंगे, उसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात होगी उसमें बताने लायक उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राइट आंसर है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। तीन बातें हमें याद करनी है राष्ट्रीय आय के अंदर। एक तो किसी भी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मतलब किसी भी देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक वर्ष के दौरान उत्पादित यानी एक समय विशेष के अंतर्गत उत्पादन होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य समझो, यहाँ पर वस्तु और सेवाओं की गणना नहीं होती है राष्ट्रीय आय में, वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना होती है। और कैसी वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना होती है, अंतिम वस्तुओं की, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य की गणना नहीं होती है, सेवाओं की गणना नहीं होती है। यानी कि वह वस्तु जिससे कोई और वस्तु नहीं बनाई जा सके, जिसका केवल हम उपयोग करेंगे अब, वह अंतिम वस्तु कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। 2 नंबर प्रश्न इसके अंदर ये जो क्रम है इसके अंदर गायब हो रहा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला प्रश्न हमारा 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान कितना रखा गया। तो राइट आंसर है 91,723 रुपये। लेकिन ये स्थिर मूल्यों के ऊपर है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। दोस्तों राष्ट्रीय आय का अनुमान है वो स्थिर मूल्यों और चालू मूल्यों के ऊपर निकाला जाता है। स्थिर मूल्यों है उसका कोई आधार वर्ष होता है, पहले 2004-05 आधार वर्ष था और 2015 के अंदर आधार वर्ष को बदल के 2011-12 कर दिया। तो स्थिर मूल्यों की जहाँ बात आएगी वहाँ पर 2011-12 की स्थिर मूल्यों की बात आएगी। चालू मूल्यों का मतलब है वर्तमान के अंदर। चालू मूल्य और स्थिर मूल्य में अंतर क्या है, केवल मुद्रास्फीति की दर का अंतर है। अगर चालू मूल्यों में से मुद्रास्फीति की दर को अगर हम घटा देंगे तो वह स्थिर मूल्यों के ऊपर राष्ट्रीय आय आ जाएगी। केवल महंगाई का अंतर होता है। अगला प्रश्न हमारा 23 जनवरी 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राष्ट्रीय लेखों का आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित करके कितना कर दिया। तो राइट आंसर आ जाएगा 2011-12। यानी वर्तमान के अंदर स्थिर मूल्यों का जो आधार वर्ष है वह 2011-12 है और 30 जनवरी 2015 को विज्ञप्ति जारी करके यह संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, यानी देश की कुल आय है उसके अंदर देश की कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे और यह प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। और दोस्तों हमें याद करना है किसी भी राष्ट्र के विकास का जो वास्तविक जो मानक होता है, जो मापने का वह आधार, वह केवल प्रति व्यक्ति आय होता है। प्रति व्यक्ति आय में अगर बढ़ोतरी हुई है तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि उस राष्ट्र का आर्थिक विकास हुआ है। यानी राष्ट्रीय आय की बजाय प्रति व्यक्ति आय है वह सही माप है किसी देश के विकास का। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे मान लो किसी देश के अंदर आज 100 रुपये मान लो वार्षिक आय है, ठीक है, और अगले साल होगी 200 रुपये। तो इसके अंदर हमें संशय रहेगा, हो सकता है उस देश की पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हो, उसके हिसाब से वो कम है। तो अगर प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है तो हम मानेंगे हाँ भाई उस देश ने वास्तव में उसने अच्छा विकास किया है, ठीक है। तो अकेले राष्ट्रीय आय की बजाय प्रति व्यक्ति आय है वह राष्ट्रीय किसी देश के विकास का एक उपयुक्त माप है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अपना एक पहला वीडियो है वो जरूर देखना, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करना, आप बहुत फ़ायदा होगा। NNP, N का मतलब हो गया नेट, दूसरे N का मतलब हो गया नेशनल, P मतलब प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। तो दोस्तों शुद्ध के अंदर क्या शामिल नहीं होता, एक तो शुद्ध के अंदर मूल्यह्रास शामिल नहीं होता, ठीक है।
और एक एन मतलब राष्ट्रीय मतलब होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय इसमें शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। जीएनपी एनएनपी मतलब किस चीज़ का अंतर आ रहा है। जी का मतलब होता है ग्रोस यानी सकल, यानी इसके अंदर मूल्यह्रास शामिल है। और जीएनपी में से अगर मूल्यह्रास घटा देंगे तो जी है वो एन में ट्रांसफर हो जाएगा, जीएनपी क्या बन जाएगी, एनएनपी बन जाएगी। यानी एनएनपी के अंदर मूल्यह्रास शामिल नहीं है और जीएनपी के अंदर मूल्यह्रास शामिल है। पहले वाला वीडियो देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय शुद्ध उत्पादन एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1867-68 के अंदर राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और उन्होंने राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए बताई थी और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान उन्होंने 20 रुपये व्यक्ति बताया था प्रति वर्ष। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट एफसी क्या है। दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल गलत है, इस प्रश्न को आप डिलीट कर दो इसको। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9। राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं। तो राइट आंसर है 3 विधियां। राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां होती हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। जबकि भारत की बात की जाएगी तो भारत के अंदर उत्पादन विधि और आय विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यय विधि का प्रयोग भारत के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए नहीं किया जाता है, केवल उत्पादन विधि और आय विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र की प्रमुखता है, यानी कि राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 3 क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र हैं। वर्तमान की बात की जाए तो राष्ट्रीय आय के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान है वो तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का है, जबकि सबसे कम योगदान है वह प्राथमिक क्षेत्र का है। जबकि अगर आज़ादी की बात की जाएगी तो उस समय सर्वाधिक योगदान था वह किसका था, सर्वाधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था। दूसरे नंबर के ऊपर जो योगदान था वह इसका द्वितीय क्षेत्र का था और तृतीय क्षेत्र का सबसे लास्ट में था। अगला प्रश्न हमारा भारत में, इस प्रश्न को हम आगे अच्छे से सोल्व कर देंगे इसको। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान किस विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो भारत के अंदर उत्पाद विधि और आय विधि इन दोनों के आधार पर राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितनी अवधि के लिए की जाती है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष, 1 वर्ष के लिए। हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था 1 वर्ष के अंदर, हर वर्ष इसकी गणना की जाती है। अगला प्रश्न हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी। एन का मतलब शुद्ध हो गया, जी का मतलब होता है सकल, दोनों में अंतर होता है मूल्यह्रास का। जी में मूल्यह्रास शामिल है जबकि एन में मूल्यह्रास नहीं है। जी से एन ट्रांसफर करना हो मतलब सकल से शुद्ध बनाएंगे तो मूल्यह्रास घटा देंगे, शुद्ध से सकल बनाएंगे यानी एन से जी बनाएंगे तो मूल्यह्रास जोड़ देंगे। पहले वाला वीडियो देखना आप, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना भाई। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी होता है। राइट आंसर है ए, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य कटौती घटाने के बाद, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, जीडीपी में से अगर मूल्यह्रास घटा देंगे तो वह एनडीपी हो जाएगा, जी से एन में ट्रांसफर हो जाएगा। वर्तमान में भारत की जीडीपी कितनी है, 2.62 लाख करोड़ डॉलर। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। देखो भारत के अंदर सबसे पहले 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के लिए हर 5 साल के लिए एक योजना है वो देश के विकास के लिए तैयार करनी है, पंचवर्षीय योजना तैयार करना था जिसका उद्देश्य। और प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके और नीति आयोग का गठन किया था। और इसका पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और नीति आयोग भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। और अगर इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए तो इसका पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17। छठी आर्थिक गणना कब हुई थी। तो 2014 के अंदर छठी आर्थिक गणना हुई थी। अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। आर्थिक गणना है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना और आर्थिक गणना दोनों है ये सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। जबकि इसके अंदर मदद करता है एनएसओ, राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर्श संगठन, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। तो आर्थिक गणना है यह 2013 से 2014 के बीच में हुई थी। और जबकि इसके साथ में एक प्रश्न और देख लेते हैं हम, प्रश्न नंबर 19। प्रथम आर्थिक गणना कब हुई थी। तो दोस्तों प्रथम आर्थिक गणना 1977 में हुई थी।
दूसरी आर्थिक गणना 1980 में, तीसरी 1990 में, चौथी 1998, पाँचवीं 2005 और छठी और सबसे लेटेस्ट ये 2014 के अंदर आर्थिक गणना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18, छठी आर्थिक गणना के अनुसार रोजगार के आधार पर शीर्ष राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक रोजगार के आधार पर सबसे बड़ा, फिर सबसे शीर्ष स्थान पर, फिर उसके बाद में घटते क्रम में। तो राइट आंसर आ जाएगा सबसे ज़्यादा रोजगार के आधार पर सबसे शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा, उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में से क्या घटाया जाता है? उत्पादन विधि द्वारा अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में से, दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना दो आधारों पे होती है, बाजार मूल्य और दूसरा होता है साधन लागत पर। तो अगर बाजार मूल्य के ऊपर हम कर रहे हैं तो उसके अंदर अप्रत्यक्ष कर है वो उसके अंदर शामिल होता है, सब्सिडी घटी होती है। तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि बाजार मूल्य पर ज्ञात नहीं साधन लागत उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य में से क्या घटाया जाएगा? तो बाजार मूल्य में से हम इसमें से मूल्यह्रास भी घटा देंगे। अगर मूल्यह्रास घटाएंगे तो वह बन जाएगा सकल से शुद्ध, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो एक तो मूल्यह्रास शामिल नहीं होगा राष्ट्रीय आय में, एक अप्रत्यक्ष कर है वो शामिल नहीं होगा, ठीक है, और एक मध्यवर्ती उपयोग के मूल्य शामिल नहीं होंगे, केवल अंतिम वस्तु के मूल्य शामिल होंगे। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21, उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? तो इसके अंदर तीनों क्षेत्र शामिल किए जाएंगे, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। लेकिन मूल रूप से प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अंदर चूंकि वस्तुओं का उत्पादन होता है तो उत्पादन विधि द्वारा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का आकलन हेतु यह सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। अगला प्रश्न हमारा 22वां, 23वां और 24वां प्रश्न है, ये आंकड़ों से संबंधित है, ये आप देख लेना, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इस टॉपिक से संबंधित, वैसे करंट के लिए बढ़िया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, सामान्यतः लोगों के लिए आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम आर्थिक विकास के अगर मापदंडों में देखेंगे, मानकों में देखेंगे, तो सबसे पहले हम आय की बात करते हैं कि अगर ज़्यादा आय प्राप्त हो रही है तो ये आर्थिक विकास का मुख्य मानक माना जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए, देखो भाई, हर व्यक्ति के लिए विकास के जो मानक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एनसीईआरटी के माध्यम थोड़ा समझाना चाहूँगा। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, उसके लिए विकास का लक्ष्य होता है केवल काम करने के दिन अधिक हों और अच्छी बेहतर मजदूरी मिले। इसी प्रकार से पंजाब का समृद्ध किसान है, उसके लिए विकास के लक्ष्य अलग होंगे। वो सोचेगा कि भाई मेरे को ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले, सस्ते दर के ऊपर मुझे मजदूर मिले काम करने के लिए, अच्छी कमाई हो, मैं अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज सकूं। यानी हर व्यक्ति के विकास के लक्ष्य अलग होते हैं, लेकिन एक सामान्य लक्ष्य होता है जो हर व्यक्ति चाहता है, वह होता है ज़्यादा आय प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में असत्य कथन है, यानी 3 कथन सत्य, 1 असत्य, जो हमें छांटना है। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, सभी लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे जैसे एक उद्योगपति है, उसका विकास का जो भाई लक्ष्य होगा वो होगा कि हमें सस्ती दर के ऊपर ज़मीन मिल जाए, ठीक है, जमीन का अधिग्रहण हो जाए। जबकि एक जो बेचारा जंगल के अंदर, वनों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला जो व्यक्ति, वो सोचेगा कि हमारी ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हो, हमें हमारी ज़मीन रहे हमारे पास, ताकि हम अच्छे से उत्पादन करके अपना जीवन यापन कर सकें, ठीक है। इसी प्रकार से एक शहर का अमीर जो माला परिवार, उसकी लड़की की जो उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या रहेगा कि मैं विदेश में जाकर पढ़ाई करूं, भाई जैसी आज़ादी मिले मुझे, ठीक है। एक शहर के अंदर बेरोजगार युवक है, उसका विकास का लक्ष्य क्या होगा कि आसान ऋण के ऊपर मुझे आसान भाई मतलब उसके ऊपर ब्याज दर के ऊपर मुझे ऋण मिले, ताकि मैं कोई अपना रोजगार स्थापित कर सकूं। यानी कि पहली बात बिल्कुल सही है कि सभी लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। दूसरा, विकास के तरीकों में भिन्नता होती है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, उद्योगपति चाहते हैं कि हम भूमि एक्वायर करें, ठीक है, अपने विकास के लिए, ठीक है। जबकि गरीब किसान है वो चाहते हैं कि हमारी भूमि ऐसे कैसे मिली रहे। जैसे एक कोई पंजाब का जो बिल्कुल मजदूर है वो चाहता है कि मुझे अच्छी मजदूरी मिले, जबकि पंजाब का समृद्ध किसान चाहता है कि मुझे बिल्कुल सस्ते मजदूर मिले। तो यानी कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं समान ही गलत है, विकास के विषय में अलग अलग लोगों की धारणाएं अलग अलग होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या समझी जाती है? आय। देखो भाई, देशों की तुलना करने के लिए स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, आय सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात आएगी तो उसमें नंबर आएगा आय। यानी आय के आधार पर हम किसी देश को विकासशील, विकसित या पिछड़ा हुआ देश घोषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2019 में आई थी, उसके अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो उस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रति व्यक्ति आय है
$6,700 $6,700 ठीक है। और इसमें भारत को मध्य आय वर्ग वाले देश में शामिल किया है। तो दोस्तों अगर विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट की बात आए तो भी, और अगर मानव विकास सूचकांक की बात आई, यूएनडीपी द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उसकी बात आई, दोनों के अंदर भारत को मध्य आय वर्ग वाले देश में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29, आर्थिक विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 3 सही है, 1 गलत है, जो छांटना है आर्थिक विकास के संबंध में। ऑप्शन ए, आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के गुणात्मक आयाम भी होते हैं, बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय के साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास की तुलना में व्यापक अवधारणा है, ये बात गलत है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है जिसके अंदर केवल आय की वृद्धि है, केवल राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर्शाई जाती है, जबकि आर्थिक विकास के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह बहुत सारी चीज़ें प्रति व्यक्ति आय भी शामिल होती हैं, तो यही व्यापक अवधारणा है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30, सतत पोषणीय विकास यानी धारणीय विकास के बारे में असत्य कथन है, कौन सा कथन गलत है? 3 कथन सही है। देखो भाई, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास सतत पोषणीय विकास, बिल्कुल सही बात है। यानी जब हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कोई विकास करते हैं तो उसको धारणीय विकास कहते हैं, यानी पर्यावरण को धारण करते हुए हम विकास करते हैं। सतत पोषणीय विकास है जिसके अंदर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, और इसके अंदर मुख्य भावना होती है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी निरंतरता को बनाए रखें, उनका हम साथ साथ संरक्षण भी करते रहें और अपना विकास भी करें, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ और होती है, भावना ये होती है कि हम संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उन संसाधनों को छोड़कर जा सकें, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी गलत है। संसाधनों का लगातार बड़ी मात्रा में दोहन करना ये सतत पोषणीय विकास नहीं है, ये इसके अपोजिट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लिंग, भाषा, क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना क्या कहलाता है? समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है सभी जाति, धर्म, लिंग, इन सभी वर्गों के लोगों को बिना भेदभाव किए हुए सभी को समान रूप से विकास की मुख्य धारा के अंदर जोड़ा जाए, ये समावेशी विकास कहलाता है। अपनी शिक्षा के अंदर भी ये वर्ड आता है समावेशी शिक्षा, यानी कि जाति, धर्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हुए जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। ये ऊपर वाला प्रश्न एक बार और देख लो, प्रश्न नंबर 30, सतत पोषण विकास धारणीय विकास में 3 बातें अपने याद करनी है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास है, इसके अंदर प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता को बनाए रखा जाता है, और भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को छोड़कर जाने की भावना निहित होती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? देखो भाई, मानव विकास सूचकांक मतलब HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। कौन जारी करता है? तो राइट आंसर आ जाएगा UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मतलब UNDP द्वारा HDI जारी किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, HDI का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो राइट आंसर आ जाएगा महबूब उलक, जो कौन थे? एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, और इनका सहयोग किया था भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और सिंगर हंस ने। और ये जो अमर्त्य सेन थे, इनको, ये जो भारतीय अर्थशास्त्री थे, इनको 1998 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए मिला था। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मानक नहीं है? तो दोस्तों, मानव विकास सूचकांक के 3 मानक होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। तो राइट आंसर आ जाएगा इसके अंदर मकान, यानी मकान है वह मानव विकास सूचकांक का मानक नहीं है। शैक्षिक स्तर भी देखा जाता है कि वह साक्षरता दर कितनी है, और 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, कितने विद्यालय से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, है ना, जो मानव की औसत आयु है वह कितनी है, आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार गलत है। मानव विकास रिपोर्ट 2021 जो 2022 के अंदर प्रकाशित हुई थी, इसके बारे में कौन सा गलत है? एक तो पहला ऑप्शन है, इसके अंदर 191 देश शामिल थे, बिल्कुल सही बात है। मानव विकास की जो 2021 की रिपोर्ट आई थी, 2022 में भाई जिसका प्रकाशन हुआ था उसके अंदर 191 देश शामिल थे, और विश्व का औसत HDI है वो 0.32 था। दोस्तों, विश्व जो HDI होता है, जो मान होता है, वो 0 से और 1 के बीच होता है। जो देश 1 के जितने पास होगा वह सर्वाधिक उसका HDI, उसका भाई मानव विकास रिपोर्ट बहुत शानदार होगी। जो जितना कम होगा उसकी मानव विकास रिपोर्ट है वो उतनी ही हल्की मानी जाएगी। तो विश्व का HDI है वह 0.732 है, भारत का जो HDI है वह 0.633 है, और इसमें भारत का स्थान 128 है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि 2021 के मानव विकास रिपोर्ट के अंदर भारत का स्थान है वह 132वां स्थान है, और भारत मध्यम विकास श्रेणी में आता है, ठीक है।
तो 4 बातें याद करनी है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-2022 में जारी हुई, प्रतिवर्ष जारी की जाती है, यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है, एचडीआई इसको कहते हैं। 2021 वाली रिपोर्ट में 191 देश शामिल थे। विश्व का एचडीआई 0.732 था, जबकि भारत का 0.633 था, और भारत का 191 देशों के अंदर 132वां स्थान था। एचडीआई 2021 के अंदर पहले स्थान पे कौन रहा? तो राइट आंसर आ जाएगा स्विट्जरलैंड। दोस्तों याद रखना, काफ़ी वर्षों से एचडीआई के सूचकांक में नंबर 1 के ऊपर नॉर्वे आता था, लेकिन अब की बार नॉर्वे को 0.1 से स्विट्जरलैंड ने पछाड़ कर पहला स्थान हासिल किया है। स्विट्जरलैंड की पॉइंट है 0.962, पहले स्थान पर रहा, जबकि नॉर्वे की 0.961 है। भारत के 0.633 है और विश्व का औसत 0.732 है। एचडीआई रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जीवन प्रत्याशा है वो 67.2 वर्ष है, बिल्कुल सही है। दोस्तों याद रखना, जीवन प्रत्याशा है यह स्वास्थ्य विद्या के अंतर्गत आती है। स्वास्थ्य विद्या अच्छी रहेगी तो जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष 6.7 वर्ष है, बिल्कुल सही है। स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष 11.9 है, और प्रति व्यक्ति आय 7,856, ये गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो अपने प्रति व्यक्ति आय है, एचडीआई रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये अमेरिकन डॉलर में मापी जाती है, और ये है 6,590। तो यहाँ पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना। विश्व बैंक के डाटा के अनुसार, यानी विश्व बैंक ने अपनी विश्व विकास रिपोर्ट 2019 में जो जारी की थी, उसके अनुसार भारत की उन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताई थी $, 6,700, ठीक है। जबकि एचडीआई रिपोर्ट यूएनडीपी ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की, उसके अंदर भारत की आय बताई है इन्होंने $6,590 अमेरिकी डॉलर। लेकिन भारत की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, चीन, भूटान, बांग्लादेश, ये भी एचडीआई के अंदर भारत से अच्छी रैंक है इनकी। केवल भारत के पड़ोसी देशों के अंदर केवल नेपाल और भूटान है, उनकी रैंक भारत से खराब है। तो ये प्रश्न भी अपने को याद करना है। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक एचडीआई है वह श्रीलंका की है। प्रश्न नंबर 40, भारत में एचडीआई जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है जिन्होंने अपने स्तर पर एचडीआई जारी की थी? राइट आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? राइट आंसर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। आरबीआई का 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, लेकिन अब की बार पिछले 2 साल से आरबीआई का भी 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 42, किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या होता है? सबसे अच्छा सूचक माना जाएगा स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय। एक तो राष्ट्रीय आय के बजाय जो प्रति व्यक्ति आय है वह आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक है, और दूसरा कैसे मूल्यों पर? स्थिर मूल्यों पर, ठीक है। और स्थिर मूल्यों के लिए अपना यहाँ का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 43, निम्न में से असत्य कथन है। 3 कथन सत्य, 1 असत्य, जो हमें छांटना है। सकल घरेलू उत्पाद एक राष्ट्रीय अवधारणा है। सकल, दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद है वह एक भौगोलिक अवधारणा है। क्योंकि सकल का मतलब होता है कि भाई जिसके अंदर मूल्य शामिल है, लेकिन दूसरा वर्ड है घरेलू, घर के अंदर, यानी कि देश की जो सीमा है, बाउंड्री है, भौगोलिक सीमा, उसके अंदर जो उत्पादन हो रहा है अपने देश के लोगों द्वारा, विदेशी लोगों द्वारा, सभी के द्वारा, वह जीडीपी के अंदर आता है, सकल घरेलू उत्पाद के अंदर, ठीक है। तो ये एक राष्ट्रीय अवधारणा नहीं, राष्ट्रीय अवधारणा वो है जिसके अंदर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल है। यानी यहाँ पर जो विदेशी लोग कमा रहे हैं वो अपने देश से लेके जाएंगे, और जो विदेशों में भारतीय कमा रहे हैं वो लेके आएंगे। जब ये आदान प्रदान होगा, यानी NFI शामिल होगा, यानी X-M शामिल होगा, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल होगी, वह राष्ट्रीय अवधारणा होगी, वह देश की कमाई होगी। जबकि सकल घरेलू उत्पाद GDP है, वह देश की सीमा के भीतर की बात कर रहा है, तो यह एक भौगोलिक अवधारणा है, ना कि राष्ट्रीय अवधारणा। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी, सकल में मूल्यह्रास शामिल होता है, बिल्कुल सही बात है। और अगर मूल्यह्रास को अगर घटा देंगे सकल में से, तो वो बन जाएगा शुद्ध। अगला है इसके अंदर कि जहाँ पर घरेलू शब्द होगा उसमें NFI शामिल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम घरेलू में NFI शामिल कर लेंगे तो वह राष्ट्रीय बन जाएगा। अगला है हमारा ऑप्शन, राष्ट्रीय आय में मुद्रा के रूप में मापा जाए। बिल्कुल सही बात, राष्ट्रीय आय को वस्तुओं और सेवाओं की गणना नहीं की जाती, बल्कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है, और मूल्य की गणना मुद्रा के रूप में करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 44, निम्न में से राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होता है? राष्ट्रीय आय के अंदर वो चीज़ शामिल नहीं होती जिनकी उत्पादन क्षमता नहीं होती है, जो जिनकी उत्पादकता का गुण जिनमें नहीं पाया जाता है। तो इसके अंदर वित्तीय इसके अंदर परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय शामिल नहीं होता, लेन देन शामिल नहीं होता। इसके अंदर घर की सेवाएं, यानी कि जिनसे हमें कोई आय नहीं होती, जैसे घर के अंदर झाड़ू पोंछा, अपने घर में अगर जो महिलाएं काम करती है वो शामिल नहीं है। पेंशन मिलती है, वजीफा मिलता है, भत्ता मिलता है, छात्रवृत्ति वगैरह, ये अनुत्पादक हैं, बिना किसी उत्पादन की, बिना किसी मेहनत के सहायता के रूप में ये चीज़ें मिलती है, तो ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी, और एक काला धन भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। राइट आंसर आ जाएगा अपना उपरोक्त सभी।
यानी कि राष्ट्रीय आय के अंदर केवल आर्थिक क्रियाएं शामिल होंगी, वे क्रियाएं जिनके माध्यम से हम पैसा अर्जित करते हैं, काम करके पैसा अर्जित करते हैं, वो आर्थिक क्रियाएं वो राष्ट्रीय आय में शामिल होंगी। और इसके अंदर केवल चालू वर्ष का उत्पादन ही शामिल होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 45, निम्न में से राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम। तो राइट आंसर आ जाएगा इसके अंदर उपरोक्त सभी नहीं, इसके अंदर राइट आंसर आ जाएगा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखो भाई, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद शुद्ध हो गया मतलब सकल से शुद्ध बना दिया, मूल्यह्रास शामिल नहीं है, ठीक है। और साथ में हमने घरेलू से राष्ट्रीय बना दिया, मतलब कि एनएफआई शामिल कर लिया, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल है, और उत्पाद है ही। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कैसा, यानी दोनों शब्द हमने चेंज कर दिए। जीडीपी में से जी को भी चेंज कर दिया, डी को भी चेंज कर दिया, जी से एन बना लिया, डी से भी एन बना लिया, ठीक है। और वह भी साधन लागत के ऊपर, यानी अप्रत्यक्ष कर, और इसमें से हटा दिया और मूल्यह्रास शामिल, और इसमें सॉरी इसके अंदर हमने सब्सिडी शामिल कर ली, ठीक है। तो ये कहलाएगा साधन लागत पर, यानी कि साधन लागत पर एनएनपी है वह राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, निम्न में से राष्ट्रीय आय की गणना की विधि कौन सी है? तो राष्ट्रीय आय गणना की उत्पादन गणना विधि भी है, आय व्यय गणना विधि भी है, और सामाजिक लेखांकन विधि भी है। तो इसमें उपरोक्त सभी राइट आ जाएगी इसके अंदर, क्योंकि देखो भाई, सामाजिक लेखांकन विधि है वो राष्ट्रीय आय गणना की एक नवीनतम विधि है, और इसका प्रयोग विकसित राष्ट्रों द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 47, दोस्तों हम थोड़ा फास्ट तरीके से करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ताकि आपका टाइम है वो भी देखो बहुत महत्वपूर्ण है इस टाइम। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था? सबसे पहले अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। इसकी बात हमने कर ली 1867-68 की ईस्वी के अंदर। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। 340 करोड़ रुपए इन्होंने बताई थी राष्ट्रीय आय, और 20 रुपये प्रति व्यक्ति इन्होंने वार्षिक बताई थी। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? दोस्तों राइट आंसर है 1949 के अंदर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता के अंदर राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 2 मई 1951 को। ये दो दोस्तों फैक्ट हैं जो अपने को याद करने बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में, अगस्त 1949 के अंदर, ठीक है। और जबकि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ जो राष्ट्रीय आय की गणना करती है, जो आंकड़े जारी करती है, इसका गठन हुआ था 2 मई 1951 को। इसका हुआ था कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। और 1955 से राष्ट्रीय आय की गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। तो दोनों फैक्ट याद करने हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को दिल्ली के अंदर, और इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करना आरंभ किया था 1955 के अंदर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी कि एनएसएसओ जो राष्ट्रीय आय के अंदर सीएसओ है, इसके आंकड़े के आधार पर ही राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 के अंदर, कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। तो सीएसओ की स्थापना 2 मई 1951 को नई दिल्ली में, और एनएसएसओ की स्थापना इससे 1 साल पहले हुई थी 1950 के अंदर कलकत्ता के अंदर। और यह राष्ट्रीय आय की गणना के अंदर सीएसओ की मदद करता है। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर की बात करते हैं पहले हम प्रोफेसर राजकृष्णन। इन्होंने अखबार के अंदर यह अवधारणा दी थी। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदू वृद्धि दर है, इसके प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्णन। देखो भाई, हिंदू वृद्धि दर है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से संबंधित है, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर जो वृद्धि हो रही थी उससे संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। इसको पॉपुलेशन वगैरह से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये आज़ादी के पश्चात 3 दशक की निम्न आर्थिक वृद्धि दर 3.5% को दर्शाता है, यानी कि हिंदुओं की जनसंख्या में भी कम धीमी गति से वृद्धि हो रही थी, और अर्थव्यवस्था के अंदर भी धीमी गति से वृद्धि हो रही थी। तो इस वृद्धि दर को जो 3 दशक के अंदर जो आरंभ में हुई थी 1950 से 1980 तक, इसको प्रोफेसर राजकृष्णन ने हिंदू वृद्धि दर के नाम से संबोधित किया। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? एक गलत है ने 3 गलत है, एक सही, वो हमें छांटना है। उद्योगों की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, बिल्कुल गलत बात है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान सबसे कम है। सेवा क्षेत्र की अपेक्षा उद्योगों का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, गलत है, क्योंकि सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है उद्योगों से ज़्यादा। सेवा क्षेत्र की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ये भी गलत है। राइट आंसर अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त रूप से कृषि और उद्योगों की अपेक्षा सेवा क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, यानी कि राष्ट्रीय आय के अंदर सेवा क्षेत्र का जो हिस्सा है वह अधिक है। कृषि और उद्योग दोनों का अगर हिस्सा जोड़ भी लिया जाए उससे भी अधिक है सेवा क्षेत्र का हिस्सा, यानी 50% से अधिक है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय आय के आकलन के समय निम्न में से किस सेवा की गणना नहीं की जाती थी? यानी कि इसके अंदर की जाती है, इसके अंदर राइट आंसर आता है गृहिणी। यानी जब राष्ट्रीय आय की हम गणना करते हैं तो घर के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं, जो कि वो आर्थिक क्रिया से संबंधित नहीं है, वह उससे पैसे नहीं मिलते हैं, तो उसे हम राष्ट्रीय आय की गणना के अंदर शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई महिला किसी दूसरे के घर में जाके काम कर रही है, उसे पैसा मिल रहा है, तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे।
प्रश्न नंबर 55। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 55, राष्ट्रीय आय निर्मित होती है। राइट आंसर है किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय आय के अंदर किसी उत्पादक गतिविधि को ही शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर, चाहे वो सेवा का उत्पादन हो या फिर वस्तु का उत्पादन हो, उत्पादक गतिविधि ही शामिल होती है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग है? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा लाभ, किराया, मजदूरी, वेतन, यानी कि आर्थिक गतिविधि शामिल है। पहला ऑप्शन देखिए, इसके अंदर सरकारी पेंशन है जो अनुत्पादक है, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। राष्ट्रीय ऋण के ऊपर जो ब्याज होता है वह भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। कोई भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, बेरोजगारी भत्ता है, वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। तो एक बार फिर दोबारा से हम देख ले व्याख्या में, ब्याज, अवितरित निगम लाभ, लाभांश, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, मूल्यह्रास और साथ में विदेशों से अर्जित शुद्ध आय आदि राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं। जबकि सरकारी पेंशन, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, सब्सिडी, बेरोजगारी भत्ता, ये सब राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 57, किसी देश का आर्थिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? तो किसी देश का जो राष्ट्रीय विकास है वह पूंजी निर्माण पर, प्राकृतिक संसाधनों पर और बाजार के आकार पर, सभी के ऊपर निर्भर करता है किसी देश का आर्थिक विकास। बाजार का आकार बढ़िया होना चाहिए ताकि उत्पादित माल है उसको अच्छे से खपाया जा सके, प्राकृतिक संसाधन अच्छे होने चाहिए और साथ में पूंजी निर्माण जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर आर्थिक विकास की संभावना ज़्यादा होती है। प्रश्न नंबर 58, राष्ट्रीय आय में तीनों क्षेत्रों के योगदान का सही आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। तो राइट आंसर आ जाएगा सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का, उससे ज़्यादा द्वितीयक क्षेत्र का, सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र का। आरोही क्रम पूछा, बढ़ता हुआ क्रम, तो कम से ज़्यादा की ओर अपने को देना है। जब विदेशों में प्राप्त शुद्ध साधन आय है वो ऋणात्मक हो तो निम्न में से कौन सा सटीक बैठता है? दोस्तों, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, NFIA का मतलब होता है कि जब अपने यहाँ से जो मतलब विदेशी लोग हैं वो ज़्यादा पैसा लेके जा रहे हैं, जबकि जो लोग अपने देश के विदेशों में कमा रहे हैं वो वहाँ से कम पैसा लेके आते हैं। यानी यहाँ से विदेशी लोग कमा के ले जा रहे हैं 100 रुपये और वहाँ से विदेशों से लेके आ रहे हैं अपने देश के लोग कमा के 80 रुपये। तो ये अपने देश की आय होगी ऋणात्मक, यानी -20 रुपये। तो ये स्थिति के लिए कौन सा जोड़ा सही बैठ रहा है? देखो भाई, GDP का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, वो अपना ज़्यादा है। और जब GNP होगा, कहने मतलब है कि जब उसके अंदर विदेशों से प्राप्त संसाधन आए हैं वो अपने माइनस में जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि GDP बड़ी है, GNP छोटी है। तो राइट ऑप्शन बैठेगा ए, यानी GDP बड़ी है GNP से। ठीक है। प्रश्न नंबर 60, खर्च योग्य व्यक्तिगत आय क्या होती है? खर्च योग्य व्यक्तिगत आय, तो राइट आंसर है इसके उपरोक्त दोनों ऑप्शन देखते हैं हम। व्यक्तिगत आय में से के अंदर से हम प्रत्यक्ष कर घटा देंगे और उपभोग पर खर्च किया गया व्यय और बचत, ये दोनों देखो इनको अच्छे से हम समझते हैं। खर्च योग्य व्यक्तिगत आय, देखो व्यक्तिगत आय मतलब जो हमारी कमाई है, मतलब प्रति व्यक्ति आय है वो हमारी आय व्यक्तिगत आय है। जैसे भाई हमको सैलरी मिल रही है, हमको मान लो हमारे हाथ के अंदर पैसे आ रहे हैं 58,000 रुपये सैलरी आ रही है हमारी, ठीक है, मान लेते हैं। खर्च योग्य व्यक्तिगत आय, अब उसमें से खर्च योग्य व्यक्तिगत आय यानी वह आय जो जिसे हम खर्च कर सकते हैं। अब 58,000 हमारे अकाउंट में आ गई, लेकिन उसमें से जो हमारा टैक्स लगेगा साल का, हम 3,000 रुपये टैक्स के कटवा रहे हैं, वो हम उसमें से और माइनस करेंगे। मतलब व्यक्तिगत आय हमारे 58,000 रुपये है, उसमें से जो हम टैक्स कटवाएंगे प्रत्यक्ष कर, वो हम मतलब घटा देंगे तो हमारी व्यक्तिगत आय बचेगी खर्च करने योग्य। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन भी ठीक है कि उपभोग पर किया गया व्यय प्लस में बचत, यानी कि जितना हमने अपने ऊपर खर्च कर लिया वो और जितने हमने बचत कर ली उन दोनों को हम जोड़ेंगे तो वह भी खर्च करने योग्य व्यक्तिगत आय आएगी हमारी। दोनों ऑप्शन सही है। भारत में हरित लेखांकन की शुरुआत किसने की थी? प्रोफेसर पार्थ दास गुप्ता ने। ऑप्शन ए सही आ जाए। प्रश्न नंबर 62, निम्न में से आर्थिक विकास का सूचक क्या है? तो राइट आंसर आ जाएगा स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू आय। दोस्तों ये चीज़ इसके अंदर अपने को ऑप्शन चेंज करने, बी आएगा इसके अंदर। स्थिर मूल्यों के ऊपर जो प्रति व्यक्ति आय है ना, वह हमारे आर्थिक विकास का मुख्य सूचक है। तो दोस्तों ये अपना राष्ट्रीय आय से संबंधित अपना टॉपिक हो गया। और जो पहले वाला जो वीडियो था 15-20 मिनट का, हमने ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हमने जो इसके ऊपर समझाया था वो ज़रूर देखना पहले, उसके बाद में ये देखना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।